अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वजूद टीवी की एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सोने की स्मगलिंग में इंडिया की इजारादारी ख़त्म करने वाले पाकिस्तान के गोल्ड किंग सेठ आबिद कौन थे? अप्रैल 1958 में लाहौर जाने वाले एक मुसाफिर को कराची एयरपोर्ट पर रोका गया तो उनके पास से 3100 तोले सोना बरामद हुआ। कराची कस्टम हुकाम ने जब प्रेस एंड आउट में बताया कि उन्होंने 2000 तोले सोना जब्त किया है तो पुलिस की तहवील में मौजूद उस मुसाफिर ने तस्दीक की कि ये 2000 नहीं 3100 तोले सोना था। ये शख्स जल्द ही जेल से रिहा हो गया और सिर्फ 5 माह बाद ही कसूर के करीब वाक़या एक सरहदी गांव में नमूदार हुआ, जहां उसे अमृतसर पुलिस से बचने के लिए सोने की 45 ईंटें छोड़कर फरार होना पड़ा। 6 साल बाद ये शख्स दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए इस बार दोबारा मंजर-ए-आम पर आया, जब वो चांदनी चौक में मोती बाजार के एक ताजिर के साथ सोने का मुआहदा कर रहा था। ये शख्स तो पुलिस से बच निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन उसका एक साथी पकड़ा गया और पुलिस ने उससे सोने की 44 ईंटें बरामद कर ली। लाहौर से निकलने वाले एक अखबार ने सन 1977 में उस शख्स को कुछ ऐसे बयान किया: गोल्डन मफरूर, एक गैर मामूली शख्स, बेस बदलने का माहिर और लोमड़ी जैसा मक्कार। उस शख्स का नाम पाकिस्तान और इंटरपोल की फहरिस्त में शामिल था। यह अक्सर दिल्ली, दुबई और लंदन का सफ़र किया करता था और यह शख्स कोई और नहीं सेठ आबिद थे। सेठ आबिद जो 85 साल की उम्र में वफात पा चुके हैं, उन्हें पाकिस्तान में गोल्ड बादशाह की हैसियत से भी जाना जाता है। उनका शुमार अमीर तरीन अफराद में भी किया जाता है, जिनकी दौलत का इन्हिसार सोने की स्मगलिंग पर था। स्मगलिंग के दौरान सोने के बादशाह बनने के लिए किसी को भी सरहद के आर पार नेटवर्क्स कायम करने होते हैं और रियासती अशराफिया और सरकारी अफसरान के साथ ताल्लुकात भी कायम होते हैं। इसके अलावा माशरे में अपना मकाम करने के लिए अखलाकी बुनियादों पर खैर सगाली का एक वसी निज़ाम भी कायम करना पड़ता है। सेठ आबिद का अरूज पाकिस्तान और इंडिया की सरहद की तश्कील के साथ ही सामने आया। वो कसूर के सरहदी इलाके में पैदा हुए और वहीं पले बढ़े, जहां उनके शेख तजारती कबीले के मेम्बरान हिंदुस्तान की तकसीम से पहले कोलकाता से चमड़े की तजारत करते थे। सेठ आबिद सन 1950 में उस वक्त कराची मुंतकिल हो गए जब उनके वालिद ने कराची के सराफा बाज़ार में सोने और चांदी का कारोबार शुरू किया। कुछ ऐसे माहीगीर जो दुबई से कराची सोने की स्मगलिंग करते थे, उनसे मुलाकात के बाद सेठ आबिद ने सोने की स्मगलिंग की दुनिया में कदम रखा। 50 की दहाई के इख्तिताम तक उन्होंने एक माहीगीर कासिम भट्टी के साथ मिलकर पाकिस्तान में सोने की स्मगलिंग में अपनी इजारादारी कायम की। सेठ आबिद का शुमार उन स्मगलरों में होता था जो पाकिस्तानी तनाजुर में सोने की स्मगलिंग और स्मगलिंग की मौशियत में इंतहाई अहम थे। उनकी ताकत कराची की बंदरगाह, पंजाब की सरहद, हुकूमती इंतज़ामिया और सियासी हलकों में तो मौजूद थी, लेकिन वो सरहद की दूसरी जानिब और उससे भी आगे बहुत से काम सर अंजाम दे सकते थे। लंदन, दिल्ली और दुबई में अबूरी राब्तों के साथ सेठ आबिद ने 1950 से 1980 के दौरान इंडिया की सोने की स्मगलिंग पर कायम इजारादारी ख़त्म कर दी। सेठ आबिद ये तमाम तर सलाहियतें 1950 की दहाई के अवाखिर तक हासिल कर चुके थे, जब इनका स्मगलिंग का निज़ाम लंदन, दिल्ली और कराची में एजेंट्स की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराने और पाकिस्तान और इंडिया के माहिरीन पंजाब के सरहदी इलाकों में तक फैल चुका था। इब्तदाई तौर पर यह निज़ाम करीबी रिश्तेदारों के नेटवर्क्स पर मुश्तमिल था। इनके भाई हाजी अशरफ, जो बहुत फरावानी से अरबी बोल सकते थे, दुबई में मुकीम थे, जबकि उनके दामाद गुलाम सरवर अक्सर व बेशतर दिल्ली जाते थे और सोने के स्मगलर हरबंस लाल से मुलाकात करते थे। सेठ आबिद का नाम पहली बार इंडियन प्रेस में उस वक्त सामने आया जब 1963 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर दी कि पाकिस्तान के गोल्ड किंग के इंडिया में रवाबित हैं, जबकि उनके बहनोई को दिल्ली में सोने की 44 ईंटों के साथ गिरफ्तार किया गया। ब्रिटिश एयरवेज़ में काम करने वाले चार्ल्स मेलोनी को सेठ आबिद का बरताने में सहूलतकार फ़र्ज किया गया। सेठ आबिद हर बरस हज पर भी जाते थे और उसके साथ अरब शेख ऑपरेटर्स के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाते थे। जबकि उनका स्मगलिंग का कारोबार मज़ीद वसी हुआ तो उन्होंने पंजाब के सरहदी इलाकों के देहातों में रहने वाले कुछ एजेंट्स को सोने की स्मगलिंग की फ्रेंचाइज दी, जिनमें नुमाया तौर पर घर की दयाल और अवान कम्युनिटी के लोग शामिल थे। सेठ आबिद की दर्जनों हरीफ थे, लेकिन किसी के पास भी उन जैसी सलाहियतें, रवाबित और सरमाया नहीं था। उनके बहुत से हरीफों के बरअक्स सेठ पर उनके तवील कैरियर के दौरान कभी भी फर्द जुर्म आयद नहीं की गई, हालांकि उनके खिलाफ मुत्तअद FIR दर्ज की गई। 1950 और 1960 की दहाइयों में दुनिया भर में सेठ आबिद की स्मगलिंग की तजारत ने फ़रोग पाया, जिसमें कभी इन्हें रियासत की सरपरस्ती भी हासिल होती और लाहौर, कराची, दुबई और लंदन में सरमायाकारी और असासों की बदौलत इन्हें पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा दौलतमंद लोगों में शामिल किया गया।
1970 की दहाई में सेठ आबिद की स्मगलिंग की वसी कार्रवाइयों को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के दौरान कुछ रुकावटों का भी सामना रहा। उनके कुछ असासों पर कब्जा कर लिया गया। सन 1974 में कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी ने सोचा नहीं था। लाहौर शहर में सेठ आबिद की रहायशगाह पर पुलिस के एक बड़े छापे में पाकिस्तानी करेंसी, जिसकी मालियत तकरीबन 12.5 मिलियन थी, बरामद हुई। उसके साथ साथ 40 लाख की मालियत का सोना, 20 लाख मालियत की स्विस घड़ियां भी कब्जे में ले ली गईं। उस छापे में लाहौर पुलिस ने 3 गाड़ियां और दर्जनों भर घोड़ों को भी अपनी तहवील में ले लिया, जिन्हें गैर कानूनी सामान की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अखबारात ने इस खबर की सुर्खी कुछ ऐसे लगाई, पाकिस्तान की तारीख का स्मगलिंग का सबसे बड़ा केस और पाकिस्तान के गोल्ड किंग सेठ आबिद पर आलमी सतह पर स्मगलिंग कार्रवाइयों में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगाया गया। वज़ीर-ए-आज़म भुट्टो ने सेठ आबिद इंटरनेशनल स्मगलिंग केस के लिए एक खुसूसी ट्रिब्यूनल कायम किया। इस ट्रिब्यूनल ने दर्जनों गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए, जबकि मुतअद्दिद वार्निंग के बावजूद सेठ आबिद ट्रिब्यूनल के सामने पेश न हुए। सेठ की गिरफ्तारी का मामला न सिर्फ पाकिस्तानियों की रोज़मर्रा गुफ्तगू का हिस्सा बन गया, बल्कि भुट्टो हुकूमत के लिए रियासती रिट का भी एक टेस्ट केस बन गया। पाकिस्तान में इंतहाई मतलूब शख्स की तलाश के लिए मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिनमें पाकिस्तानी फौज, पुलिस, रेंजर्स और नेवल गार्ड की छापामार टीमों को तश्कील दिया गया। कराची में सेठ आबिद की रहायशगाह पर छापा मारा गया, जहां से बड़ी तादाद में गैर मुल्की करेंसी और सोने की ईंटें बरामद की गईं। सन 1977 में जब कराची कोस्टल गार्ड्स को यह इतला मिली कि सेठ आबिद नॉर्थ नाज़िमाबाद में अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने आ रहे हैं, तो वहाँ भी छापा मारा गया, लेकिन उससे पहले ही सेठ आबिद वहाँ से फरार हो चुके थे। सितंबर 1977 में सेठ आबिद ने अपनी मर्जी से ज़िया की फौजी हुकूमत के सामने रज़ाकाराना तौर पर हथियार डाल दिए और अपने ज़ब्त असासों की वापसी की बातचीत की। उस साल दिसंबर में फौजी हुकूमत की प्रेस ने बताया कि सेठ ने लेफ्टिनेंट जनरल जाजेब अरबाब को जनाब पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर अस्पताल के तामीराती मंसूबे और अब्बासी शहीद अस्पताल के बर्न वार्ड के लिए 1,51,000 रुपये की बड़ी इमदाद दी है। सेठ अब कोई कारोबारी मुजरम नहीं रहे, बल्कि एक पुरज़म मुहिब वतन बन चुके थे, जो रियासत और माशरे की भलाई के लिए फ़राख दिली से अतियात दे रहे थे। उनकी इस शोहरत में उस वक्त मज़ीद इजाफा हुआ जब उनका नाम मुल्क के जौहरी प्रोग्राम में भी सामने आया। सेठ आबिद बैनुल-अक़वामी स्मगलिंग केस पर सन 1985-86 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बहस हुई और उसके बाद चौधरी निसार की सरबराही में कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी ने उस केस की जिम्मेदारी उठाई। सन 1986 में पाकिस्तानी सेनेटर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 3100 तोले सोने की वापसी की इजाज़त दे दी, जिसे सन 1958 में कस्टम हुकाम ने कराची एयरपोर्ट पर सेठ आबिद से अपनी तहवील में लिया था। तारीखदान उस वक्त से ही एरिक होब्स बावम के समाजी डाकू की इस्तिलाह पर तनकीद करते आए हैं, जब उन्होंने इस बात पर इस्तदलाल किया था कि जराइम की तारीख में चंद अफराद मुजरिम की हैसियत से बढ़कर शहरी हीरो बन सकते हैं। पाकिस्तानी तनाज़ुर में सेठ आबिद को बड़े पैमाने पर एक ऐसे शख्स के तौर पर जाना जाता है जिसने पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम की तरक्की में मुआवनत करके एक स्मगलर की हैसियत को शहरी लेजेंड में मुंतकिल किया। बहरे और गूंगे बच्चों की फलाह बहबूद के लिए हमजा फाउंडेशन जैसे इंसान दोस्त अदारे कायम करने के अलावा सेठ आबिद ने फलाही इदारों को माली अनानत फराहम की, जिसमें लाहौर का शौकत खानम कैंसर अस्पताल भी शामिल है। अगरचा सेठ ने सारी ज़िंदगी तशहीर से गुरेज किया, लेकिन फिर भी इन्हें शोहरत मिली। इनका नाम कौमी सतह पर उस वक्त मशहूर हुआ जब उन्होंने एक टीवी शो में नीलामी के दौरान क्रिकेटर जावेद मियांदाद का शारजा इनिंग में इस्तेमाल होने वाला बल्ला अपने बेटे के लिए 5 लाख में ख़रीदा। बाद की ज़िंदगी में अखबारों की सुर्खियां इनके मुजरमाना कार्रवाइयों पर नहीं बनी, बल्कि लाहौर में इनके ज़ेर मलकियत एयरलाइन हाउसिंग सोसाइटी में उनके बेटे सेठ हाफिज़ अय्याज़ अहमद के कत्ल के बायस वो फिर से अखबारात की जीनत बने। पाकिस्तान में किसी ने भी मुल्की तारीख के इब्तदाई हिस्से में सेठ आबिद की तरह गैर कानूनी तरीके से सरमाया जमा नहीं किया। अपनी गैर कानूनी तजारत के कैरियर के दौरान उनके बहुत से किरदार थे: स्मगलर, सोने का ताजर, स्टॉक मार्केट एक्सचेंजर, इंसान दोस्त और सबसे बढ़कर रियल स्टेट का एक बहुत बड़ा नाम। 1990 की दहाई तक वह लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर वसी प्रॉपर्टी रखने की वजह से शहर के सबसे ज़्यादा वसाए रखने वाले प्रॉपर्टी डेवलपर बनकर उभरे। वो कराची में भी कई जायदादों के मालिक थे और पनामा लीक में नाम आने के बाद उन्होंने अपने असासे ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में मुंतकिल कर दिए। स्मगलिंग की दुनिया में उनके कारनामों के बारे में बहुत सारी कहानियां मौजूद हैं। अखबारात इनके बारे में मशहूर बयान और यहाँ तक कि सोशल मीडिया आज भी सेठ आबिद को रोमानवी बनाकर पेश करता है और उनके फ़रार और ग्लैमर से भरी ज़िंदगी पर बात की जाती है। जब अखबारात
ने उन्हें बदनामे ज़माना पाकिस्तानी सोने के बादशाह स्मगलर की हैसियत से पेश किया तो सेठ आबिद ने उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया और अपने आप को ऐसे लोगों में से एक शख्स के तौर पर पेश किया जिसने सोने को आम लोगों तक रसाई तक पहुँचाया। सरहदी कामों के बारे में दुनिया के सामने अपने विजन को वाज़ा करते हुए सेठ आबिद ने लाहौर के अखबार के एक एडिटर को बताया कि मुझे सोने का बदनाम स्मगलर क्यों कहा जाता है। मैं अपनी बहनों और बेटों की शादियों के लिए सस्ता सोना फराहम कर रहा हूँ। मैं मुआशरे और रियासत के लिए उम्दा खिदमात सा निज़ाम दे रहा हूँ। किसी पर तारीफ़ और पहचान की बजाय मैं बदनाम हो चुका हूँ। सेठ आबिद अब वफ़ात पा चुके हैं, लेकिन उनकी शख्सियत आने वाले दिनों में कई अशकाल और मानों में ज़िंदा रह सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आप ऐसी मज़ीद और दिलचस्प वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल वजूद टीवी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।